नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। असम के बागजान में एक तेल कुएं में लगी आग को 2.5 महीना गुजर चुका है, लेकिन अभी तक ये आग धधक रही है। जून से लगी इस आग से आसपास के एक बड़े इलाके में आम लोगों, वन्य जीवों और पेड़ पौधों को भयानक नुकसान हो चुका है। उधर 7 मई को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स के एक प्लांट से गैस रिसाव हुआ। 12 लोगों की मौत हुई, 500 से ज्यादा जहरीली गैस से बीमार हो गए। स्टायरीन गैस के इस रिसाव में आरोपी 12 लोगों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। असम में बाढ़ की विभीषिका अभी थमी नहीं है। हर साल ये नए इलाकों को अपनी चपेट में ले रही है। जान माल का भारी नुकसान होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क में इस साल भी सैकड़ों वन्य जीवों ने दम तोड़ दिया। उधर बिहार के 16 जिलों इन दिनों बाढ़ की चपेट में बने हुए हैं। गंगा, बागमती, बूढ़ी गंडक, घाघरा समेत तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। 74 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ पीड़ित हैं। लोगों की जिंदगी भर की पूंजी एक बार फिर पानी में डूब चुकी है। उत्तराखंड, हिमाचल समेत तमाम उत्तर पूर्वी राज्यों से हर रोज भूस्खलन और बाढ़ की ऐसी तस्वीरें आम हो गई हैं। बरसात का ये मौसम तो कुदरत के साथ हमारे खिलवाड़ की कलई हर रोज खोल रहा है। ये सब बीते कुछ दिनों की ही तस्वीरें हैं और बीते कुछ सालों की बात करें तो और भी बड़े बड़े हादसे हम देख चुके हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ से लेकर लद्दाख में लेह तक, केरल से लेकर असम तक कोई जगह नहीं बची जहां हमने अपनी काली मुहर नहीं लगाई। ऐसे तमाम हादसों के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या इन हादसों से हम कोई सबक सीख रहे हैं? क्या ये हमारी गलत नीतियों का नतीजा नहीं है? क्या हम अब भी विकास के नाम पर विनाश को न्योता नहीं दे रहे? ये सवाल तब और बड़ा और गहरा हो जाता है जब हम अपनी आगे की नीतियों पर निगाह डालते हैं, जब खुद सरकार ही पर्यावरण से जुड़े नियमों में ढील देने लगती है। प्रधानमंत्री मोदी कई बार अपने भाषणों में पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, लेकिन उनकी ही सरकार में पर्यावरण मंत्रालय EIA में एक बदलाव का एक ऐसा मसौदा लेकर आया है जिसे लेकर जबरदस्त हंगामा है, नाराजगी है और जो अगर लागू हुआ तो पर्यावरण को इतने भारी नुकसान का रास्ता खोल देगा जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। ये EIA क्या है और उसका ये मसौदा क्या है जिसका विरोध हो रहा है, इसके लिए पहले हमें कुछ बातें समझनी जरूरी हैं। हम जानते हैं कि लगभग हर छोटी बड़ी परियोजना के लिए हमें पर्यावरण की कोई ना कोई कीमत चुकानी ही पड़ती है। सरकार की एजेंसियां या निजी विशेषज्ञ एजेंसियां इनका आकलन करती हैं और इसे मोटे तौर पर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट EIA यानी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कहा जाता है। इसमें वैज्ञानिक तरीके से यह पता लगाया जाता है कि किसी परियोजना जैसे खनन, सिंचाई, बांध, औद्योगिक इकाई या वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह लगने का पर्यावरण पर असर क्या होगा। EIA के तहत किसी भी परियोजना को मंजूरी दिए जाने से पहले उन लोगों की भी राय ली जाती है जो संबंधित परियोजना से प्रभावित हुए होंगे। सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि EIA से यह फैसला करने में मदद मिलती है कि पर्यावरण को नुकसान के लिहाज से क्या किसी परियोजना को इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं। पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत अभी EIA का 2006 का नोटिफिकेशन लागू है। उस ड्राफ्ट में भी कई खामियां थी, उस नोटिफिकेशन में कई खामियां थी और उम्मीद थी कि सरकार उन्हें ठीक करेगी और पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ ठोस उपाय करेगी। लेकिन इस साल EIA का जो नया ड्राफ्ट आया है वो पूरी तरह निराश करता है। इसमें पर्यावरण बचाने से ज्यादा परियोजनाओं को बचाने की चिंता दिखती है, जबकि सरकार का दावा है कि नए ड्राफ्ट में अभी तक के सभी संशोधन और कोर्ट के आदेशों को शामिल किया गया है ताकि उसे ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सके। लेकिन पर्यावरण से जुड़े जानकारों का कहना है कि यह मसौदा जिस उद्देश्य से तैयार किया बताया जा रहा है, इसका नतीजा उसके ठीक उलट होगा। इस मसौदे में ऐसे कई प्रस्ताव हैं जो जनता को ऐसी कई परियोजनाओं पर राय देने से ही बाहर कर देते हैं और कई मौजूदा नियमों में और ढील दे देते हैं। इसका तमाम उद्योगों और परियोजनाओं को पर्यावरण से जुड़े मामलों में मनमानी करने की छूट इसके बाद मिल जाएगी और नुकसान करने पर भी वो बड़ी आसानी से और कम कीमत पर बच जाएंगे। अब आते हैं EIA 2020 के प्रावधानों पर। ये ड्राफ्ट सभी परियोजनाओं को भौगोलिक विस्तार और उनके सामाजिक और आर्थिक असर के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटता है, A, B1 और B2। सबसे ज्यादा विवाद B2 श्रेणी की परियोजनाओं से जुड़ा है।
कई जानकार कह रहे हैं कि B1 वर्ग की भी कई बड़ी परियोजनाएं B2 में रख दी गई हैं ताकि उन्हें आसानी से मंजूरियां दी जा सके। इस मसौदे में किसी भी परियोजना को मंजूरी देने से जुड़े दो तरह के प्रस्ताव रखे गए हैं। पहला ये कि अगर विशेषज्ञ समिति इजाजत दे तो पर्यावरण से जुड़ी बाकी मंजूरियां लेने से पहले ही परियोजना शुरू की जा सकती है। दूसरे में विशेषज्ञ समिति की इजाजत के बिना ही परियोजना शुरू की जा सकती है। इससे होगा ये कि अगर किसी परियोजना को बिना मंजूरी के शुरू होने के बाद खारिज कर दिया गया तो वो पर्यावरण को तो भयानक नुकसान कर ही चुकी होगी, फिर बाद में हम जितना पछताएं। करीब 40 तरह की परियोजनाओं के लिए तो इन दोनों मंजूरियों की भी जरूरत नहीं है, यानी उन्हें बिना किसी मंजूरी के शुरू किया जा सकता है, जैसे रेत और मिट्टी खनन, कुएं खोदना, इमारतों की बुनियाद खोदना, सोलर थर्मल पावर प्लांट्स, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह वगैरह। B2 वर्ग के तहत आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स जैसे 2000 से 10,000 हेक्टेयर इलाके से जुड़ी सिंचाई परियोजनाएं, रासायनिक खाद और एसिड निर्माण, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, भवन निर्माण, कई तरह के अन्य निर्माण, फ्लाईओवर, हाईवे और एक्सप्रेसवे के लिए तो प्रभावित होने वाली जनता से राय लेने की जरूरत भी खत्म कर दी गई है। इसके अलावा इसी वर्ग में समुद्र तट या समुद्र में तेल और गैस उत्पादन से जुड़ी परियोजनाएं, 25 मेगावाट तक के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, फर्नेस यूनिट्स वाली छोटी फाउंड्रीज, छोटे और मध्यम सीमेंट प्लांट वगैरह भी शामिल हैं। इनके लिए प्रभावित होने वाली जनता की राय नहीं लेनी पड़ेगी, यानी जन सुनवाई होगी ही नहीं। जानकारों की राय है कि B2 श्रेणी के तहत जिन परियोजनाओं की बात है वो पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर इनकी ठीक से निगरानी नहीं हुई तो। EIA ड्राफ्ट के प्रावधान अगर लागू होते हैं, अभी इसमें समय है, अगर लागू होते हैं तो अब वो सभी औद्योगिक इकाइयां और परियोजनाएं जो पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी लिए बिना गैर कानूनी तरीके से काम कर रही हैं, उन्हें वैध होने का भी मौका मिल जाएगा। वो तय पेनल्टी देकर ऐसा कर सकती हैं। लेकिन इस कदम के पीछे क्या उद्देश्य है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। 2020 का ड्राफ्ट पर्यावरण के संरक्षण में जनता की भागीदारी पर काफी हद तक लगाम लगाता दिख रहा है। किसी भी परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताकर ऐसी परियोजनाओं को जनता के बीच रखा ही नहीं जाएगा। इससे इन परियोजनाओं को बिना ज्यादा वैज्ञानिक सलाह मशवरे और जनता की राय के आगे बढ़ा दिया जाएगा। उदाहरण के लिए सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और पाइपलाइन से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जन सुनवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नए मसौदे में सीमावर्ती इलाकों को भी तय किया गया है। उन इलाकों को सीमावर्ती माना जाएगा जो पड़ोसी देशों की सीमा से 100 किलोमीटर की हवाई दूरी के अंदर पड़ती हैं। उत्तर पूर्व का एक बड़ा इलाका, हिमालयी राज्यों का बड़ा पर्वतीय इलाका सीधे सीधे इसके अंदर आ जाएगा। ये वो इलाका है जिसमें देश की सबसे ज्यादा सघन जैव विविधता है। इन इलाकों में कोई भी बड़ी परियोजना पर्यावरण के लिहाज से बहुत संवेदनशील है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कोई सवाल जवाब की जगह बचेगी ही नहीं। इसके बाद नदियों में परिवहन से जुड़े प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे बनाने या उसे चौड़ा करने के प्रोजेक्ट्स के लिए भी पूर्व मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो जंगलों और पहाड़ों से होकर क्यों ना गुजर रही हो। नए ड्राफ्ट में 1.5 लाख वर्ग मीटर बिल्ट अप एरिया वाली इमारत निर्माण परियोजनाओं को भी छूट दे दी गई है, जबकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2017 में पर्यावरण मंत्रालय के इस तरह के 2016 के एक नोटिफिकेशन को खारिज कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर सरकार को राहत नहीं दी थी। ये दोहराना जरूरी है कि नए ड्राफ्ट में अब प्रभावित होने वाली जनता की राय उतनी अहम नहीं रह जाएगी। कई मामलों में जनता को बाहर रखा जाएगा और किसी भी प्रोजेक्ट को बन जाने के बाद मंजूरी का प्रावधान होगा। जो परियोजनाएं पर्यावरण से जुड़े कानूनों को ताक पर रखकर चल रही हैं, वो बाद में भी पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी के लिए अप्लाई कर पाएंगी। संबंधित कंपनी को करना सिर्फ ये होगा कि पर्यावरण को जितना नुकसान होने का आकलन किया जाएगा और जो मुनाफा होगा उसका 1.5 से 2 गुना भरपाई करनी होगी। जबकि इसी साल 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि किसी भी परियोजना को बाद में पर्यावरण की मंजूरी देना कानून की भावना के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट खुद बोल चुका है। देरी से एप्लीकेशन देने के लिए कंपनी को जितने दिनों की देरी हुई है उसके 2,000 रुपए से 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी जमा करनी होगी। अब खुद ही सोचिए, कोई अवैध खनन करने वाला जो रोज कई ट्रक अवैध रेत या मिट्टी निकालता हो, उसके लिए रकम कितनी छोटी है। पर्यावरण को जो नुकसान होगा उसकी तो पैसे से भरपाई हो नहीं सकती। 2020 का EIA का ड्राफ्ट ये भी कहता है कि पर्यावरण से जुड़े नियमों को तोड़ने का संज्ञान भी सरकारी एजेंसियां ही लेंगी, यानी अगर कोई सरकारी विभाग इसकी शिकायत करे या खुद कंपनी ये बात सामने लाए। इस मामले में जनता की ओर से शिकायत का प्रावधान ही नहीं है। तो जो कानून तोड़ रहा है वही ये बात बताएगा कि उसने कानून तोड़ा है। ऐसा होता है क्या भारत में ऐसा संभव है? और है भी तो कितना हो पाएगा? क्या कंपनियां खुद अपने हितों के खिलाफ जाएंगी?
ईआईए के इस मसौदे को जनता की राय के लिए रखा गया है, जिसकी मियाद 11 अगस्त को खत्म हो रही है, यानी बस खत्म होने वाली है। और जनता इस पर अब भी अपनी राय दे सकती है, उसे देनी भी चाहिए। इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं 3 मेहमान। हमारे पूर्व सहयोगी पर्यावरण के जानकार वरिष्ठ पत्रकार हृदेश जोशी, गंगा आह्वान की सदस्य और पर्यावरण के लिए काम करने वाली मल्लिका भनोट, और भूवैज्ञानिक डॉक्टर एसपी सती। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहला सवाल हृदेश आपसे, आप लगातार इस मामले को कवर कर रहे हैं, ईआईए का ये ड्राफ्ट कितना भयानक आपको लगता है पर्यावरण के लिहाज से, जो हम आज अपने सामने परिदृश्य देख रहे हैं उसे देखते हुए? जी देखिए सुशील, आपने जो तमाम बातें बताई हैं उसमें ज्यादातर मुद्दे सारे कवर हो चुके हैं। मूल बात समझने की ये है कि जो ईआईए का जो ये पूरा फलसफा है, ये 2006 के जो स्वरूप है उसको अभी चेंज किया जा रहा है। और किसी भी जो एक वाइब्रेंट गवर्नमेंट में या वाइब्रेंट सिस्टम में किसी भी ईआईए या कोई भी कानून में बदलाव या प्रणाली में बदलाव कोई भी आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नई परिस्थितियों में नए बदलाव आने लाजमी है। लेकिन जिस तरह से बदलाव लाए गए और जिस तरह के बदलाव लाए जा रहे हैं, जैसा आपने भी रेखांकित किया, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। हमें पहली बात तो ये समझनी है कि सरकार इस वक्त जो है, जब ये सरकार आई थी नई, और उससे पहले मैं बताऊं कि ये जो पूरी पृष्ठभूमि है इस कानून के आने की, वो और हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के आने की, उसके लिए हमें भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी घटना के बाद वो ईपी आया था। उससे पहले हमारे पास केवल वाटर और एयर पोल्यूशन के लॉस थे। लेकिन अभी जो स्थिति है वो ये है कि सरकार ने जब से कोविड का ये जो हमला हुआ है, तब से ये हमेशा करती हुई दिखाई दे रही है कि बहुत सारे फ्रंट्स में पर्यावरण के नियमों को कमजोर करने की या जल्दबाजी में दिखाई दे रही है। और उसके बाद जब इस कानून को लेकर ये बात सामने आई कि मंत्री जी ने इसके लिए जो आमजन की राय है उसके लिए जो वक्त है उसे काफी कम कर दिया था, तो उसके बाद से सवाल काफी ज्यादा उठने लगे और ये होने लगे हैं। और अभी जो सबसे मूल जो 3-4 बात उसमें वही यही है कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि पब्लिक हियरिंग नंबर 1, नंबर 2 पब्लिक हियरिंग की जरूरत को खत्म करना, जो बात कही जा रही है, और नंबर 2 जो जिस तरह से पोस्ट फैक्टो जो है क्लियरेंस देने की बात है, इन चीजों को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। और आज क्योंकि पर्यावरण मंत्री ने खुद इस पर बयान दिया है और कहा है कि वो ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, ये केवल बातचीत के लिए रखा गया है, तो देखना होगा कि सरकार इस पर किस तरह से पेश आती है। मल्लिका, आप इस तरह के मसलों पर काफ़ी जुड़ी रही हैं। ईआईए का माहौल किस तरह से उड़ता है ज़मीन पर, आपने देखा जब ईआईए कुछ बची भी हुई थी, अब ये ड्राफ्ट तो उसको और भी ज़्यादा कमज़ोर कर देगा। आपने देखा कि ईआईए का क्या हाल होता है? जी, बिल्कुल। सुशील जी, यही मैं बात कहना चाह रही थी कि 2006 में जब तो ईआईए ड्राफ्ट नोटिफ़िकेशन आया, उसके बाद कुछ ही सालों बाद उसका संशोधन किया गया। मैं ईआईए का जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट है, उसको मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ आपके सामने रखना चाहती हूँ। वो है चार धाम का रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट उत्तराखंड का। अब जब ये संशोधन किया गया था, तो ये कहा गया था कि 100 किलोमीटर से जितनी भी ज़्यादा सड़क की परियोजनाएँ होंगी, उनका एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना कंपल्सरी है। अब 900 किलोमीटर का चार धाम रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट आया। ये हमें पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सरकार का पसंदीदा प्रोजेक्ट था। 900 किलोमीटर की सड़क की वाइडनिंग थी, पर कोई एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया गया। हम सोचेंगे ये कैसे बाईपास किया? इन्होंने पूरे 900 किलोमीटर को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट दिया। 53 छोटे-छोटे प्रोजेक्ट, 53 छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स को बाँट दिया और हर एक प्रोजेक्ट जो है वो 100 किलोमीटर से कम लंबाई में डाल दिया। तो पूरा का पूरा ईआईए आपने बाईपास कर दिया। अगर आप पर्यावरण को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान आप बना नहीं सकते। इसका नतीजा फलस्वरूप ये है कि आज मॉनसून में हम 2020 में खड़े हैं। पिछले 2 साल 3 साल से जो भी कंस्ट्रक्शन उत्तराखंड में हुआ है, आज वो लैंडस्लाइड, लैंड सिंकिंग जोन में आकर खत्म हो गया है। हर एक पहाड़ दरक रहा है। इतनी सारी लैंडस्लाइड्स एक्टिवेट हो गई हैं। क्यों? क्योंकि वायलेशन पे वायलेशन किया गया, मग डंपिंग कर रही, पहाड़ों का कटान किया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, बिना किसी चीज के, बिना किसी सस्टेनेबल असेसमेंट के। और अब जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आ रहा है, उसमें एक और एक उन्होंने एस्पेक्ट डाल दिया है, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, जो हृदेश भाई भी पहले बता रहे थे। मतलब कि चार धाम जैसा प्रोजेक्ट जो बिना किसी क्लियरेंस के काम करता आ रहा है, वो प्रोजेक्ट अब जाके सरकार को बोलेगा कि भाई मैंने ये काम कर दिया पिछले 3 साल से, अब आप मुझे क्लियरेंस दे दीजिए। और उस इर्रिपेरेबल डैमेज
जो इतने वर्षों से उन्होंने किया, जो सारे पेड़ और पहाड़ हमारे गए, वो सब के सब जो है वो कुछ चंद पैसों में आप उसको कॉम्पेंसेट कर देंगे, आप क्लियरेंस दे देंगे, आप लेजिटिमाइज कर देंगे। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? जी बिल्कुल, ये हम तो ग्राफिक्स के जरिए भी हमारी दिखाएंगे कि क्या क्या जो खास बातें हैं इस सीआईए में। जो ग्राफिक्स है वो आपको बताएगा कि क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इस ड्राफ्ट में। अगर वो लागू होते हैं तो कितना खतरनाक होगा। हृदय, इसके बाद इस ड्राफ्ट के कल मियाद इसकी खत्म हो रही है, इसके बाद क्या होगा आगे? क्या इस पर आगे चर्चा होगी और कितने लोग इसकी राय, इस पर अपनी राय दे रहे हैं, दे चुके हैं? जी देखिए, ना केवल सरकार इस वक्त इस ईआईए के नियमों को जो है सुगम बना रही है, कई लोगों के लिए वो वर्ड है सुगम, वो कह रहे हैं आसान बना रही है, बल्कि वो सेंट्रलाइज भी कर रही है। पावर को सेंट्रलाइज करने की बात भी इसमें दिखाई दे रही है। मैं इसमें इसके जो विपक्ष में जो आपने कहा कि इसमें क्या होगा, इसमें मूल रूप से तो मंत्री जी ने आज जो बयान दिया है, कम से कम हमने जो एजेंसियों के जरिए सुना है, तो उससे हमें भरोसा करना चाहिए कि गुड सेंस विल प्रिवेल, कि वो इस बात को समझेंगे कि विकास का मतलब जंगलों को और झरनों को बर्बाद करना नहीं है, और जो प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं वो वैसे भी आएंगे। लेकिन मैं दो जो तर्क दिए जा रहे हैं उनको जरा क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो कहा जा रहा है कि पब्लिक हियरिंग तो वैसे भी जो है बहुत कमजोर प्रोसेस है, वो तो किसी डीएम के दफ्तर में या पुलिस की निगरानी में होती है, तो पब्लिक हियरिंग अगर कुछ प्रोजेक्ट में नहीं भी होगी तो भी क्या होगा। और दूसरा ईआईए के लिए कि ईआईए तो वही कंपनियां बनवाती हैं जिनका प्रोजेक्ट आता है। फेयर एनफ, ये आर्गुमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन हमें किस दिशा में जाना चाहिए? हमें उस पब्लिक हियरिंग को मजबूत करना चाहिए, या हमें कहना चाहिए कि पब्लिक हियरिंग तो पहले ही कमजोर है तो उसे खत्म ही कर दो? तो इस हिसाब से तो बहुत सारे कानूनों में कमजोरी है, तो जो एक लॉजिकल जो उसका डायरेक्शन होता है वो होता है उसको मजबूत करने का। तो हमें ऐसा लगता है सुशील कि ये समझना पड़ेगा पर्यावरण मंत्री को, और खासतौर से बीजेपी और जो आरएसएस के लोगों को ये समझना चाहिएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि वो प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं, कि पर्यावरण बहुत बड़ा असेट है। चारधाम पे भी हम आगे बात करेंगे। तो और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मल्लिका ने एक उदाहरण दिया जहां ये दिखाई देता है, कोयला माइनिंग में उदाहरण है, नदियों को खत्म करने का उदाहरण है, कि अगर आप ईआईए को कमजोर करते हैं, जो एक बैरियर है, फर्स्ट बैरियर, वो खत्म हो जाता है। जी, हमारे साथ डॉक्टर एसपी सती भी हैं। डॉक्टर सती, आपने तो देखा कि किस तरह पंचेश्वर धाम में ईआईए की धज्जियां उड़ाई गई, किस तरह से वहां पर जो ईआईए बनी कितनी तकनीकी खामियों से भरी हुई थी, कितनी बहुत छोटी छोटी गलतियों से भरी हुई थी, जबकि एक बहुत बड़ी मिनी रत्न कंपनी ने वो ईआईए वो शुरुआती असेसमेंट किया था। बिल्कुल सही बात है। और केवल पंचेश्वर का ही मामला नहीं है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हम देख रहे हैं, खासकर उत्तराखंड का जो अध्ययन का जो हमारा एक्सपीरियंस है, सुशील आपने सही कहा कि एक रस्म अदायगी जैसा दिखता है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है, पर्यावरण प्रभाव आकलन जो होता है, एक रस्म अदायगी। कई बार बहुत ब्लंडर होते हैं उस डॉक्यूमेंट में, बहुत बड़ी गलतियां। जैसे एक मैं बता रहा, मैं नाम नहीं लूंगा, एक प्रोजेक्ट का हमने देखा कि ओटर की वहां दिखा रखा है कि वो जो उदबिलाव होते हैं वो उस नदी में उदबिलाव का हैबिटाट है, और मैशीर नहीं है जिसको कि उदबिलाव खाता है। इस तरह के ब्लंडर्स उसमें है। ऐसी ऐसी स्पीसीज का जब जिक्र होगा जो वहां नहीं होती है, ऐसी स्पीसीज का जिक्र नहीं होगा जो वहां है, इंडेंजर्ड है। इस तरह का बहुत सुपरफिशियल होता है। हमने रोड वाले मामले में कई जगह हमने ये देखा है। 2013 का मैं मामला बताता हूँ। 2013 की जो आपदा आई, केदारनाथ आपदा, उसमें जब एक्सपर्ट कमेटी बनी है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पे जब एक्सपर्ट कमेटी बनी, उसने कैटेगरिकली देखा, मतलब ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि सारी जो जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इस इलाके में थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर पर्यावरण नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई। उसकी वजह से जो आकार है, जो 2013 की आपदा का आकार है, वो एग्रीवेट हुआ। तो ये कहने का मतलब, ये एक्सपीरियंस अगर 2006 से आप सबक लेकर 2020 में कोई ड्राफ्ट सामने लाते हैं, तो एक चीज बताइए कि जो पिछले एक्सपीरियंसेस का कारण फेलियर हुआ है, एनवायरमेंट को बचाने में आप असफल रहे हैं, इस ड्राफ्ट में एक चीज बताए कि उसको स्ट्रेंथन किया गया हो। इससे साबित होता है कि मनसा उपक्रम, जैसे मल्लिका ने कहा कि 900 किलोमीटर का आपका चारधाम वाइडिंग का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम आगे बातचीत भी करेंगे। आपने पर्यावरण आकलन करने को, उसको बाईपास करने के लिए उसको एक प्रोजेक्ट को आपने 53 प्रोजेक्ट्स में तोड़ दिया, ताकि 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी जो कंपल्सन है ईआईए के लिए, उसको आपने बाईपास कर दिया। इतने लूप होल तो ऑलरेडी 2006 वाले ड्राफ्ट में थे।
अब आपने बिल्कुल उनको भी इस तरह से कर दिया है। इसके अलावा जैसे आपने कई जी। चीजें बताई है कि 100 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस है, या आप किसी भी परियोजना को आप स्ट्रेटेजिक परियोजना बोल के कि उसको सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, उसका नाम नहीं दिया गया, वो कैटेगरी नहीं बताई गई है कि कौन कौन होंगी। किसी भी परियोजना को आप अक्षर से किसी भी परियोजना को वर्चुअली पकड़ के आप सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना साबित करके उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बाईपास कर सकते हैं। जी। और भी कई जैसे सारी चीजें तो आपने और करीब करीब बताई। ईआईए को बाईपास करने की ये सरकारी चालाकियां लगभग हर प्रोजेक्ट में दिखती रही हैं। यही वजह है कि प्रोजेक्ट्स में लगातार देरी होती रही, उनकी कीमत बढ़ती रही, उनसे पर्यावरण को नुकसान और बड़ा होता रहा। समय पर कई बार फैसले नहीं किए गए, फैसले किए गए तो उनमें बेईमानियां भी कहीं कहीं शामिल रहीं। वो बेईमानियां बाद में हादसों की शक्ल में सामने आई और उसका नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। ये कहने वाली बात नहीं है कि पर्यावरण को होने वाले नुकसान से हम कितने परेशान हैं, इंसान कितना परेशान है और वन्य जीव कितने परेशान हैं, जैव विविधता को कितना नुकसान पहुंच रहा है। ब्रेक के बाद हम ऐसी एक परियोजना चार धाम हाईवे को लेकर क्या हो रहा है दरअसल में, उसे लेकर जो हाई पावर्ड कमेटी बनी है उसके बीच क्या हो रहा है, विशेषज्ञों के बीच किस तरह की बहस हुई है, उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और प्राइम टाइम में अब आते हैं चार धाम हाईवे के चौड़ीकरण की योजना पर, उसके नाम पर पर्यावरण के साथ हो रहे खिलवाड़ पर। लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों पर फिर गौर कर लीजिए। बीते कुछ दिनों की ही तस्वीरें हैं। हाईवे चौड़ीकरण के नाम पर 100 से ज़्यादा जगहों पर उत्तराखंड में लैंडस्लाइड जोन बन चुके हैं और इस तरह बरसात में वो दरक रहे हैं। जहाँ जहाँ से भी चार धाम हाईवे बनाई जा रही है, सड़क चौड़ी हो रही है, वहाँ ये स्थितियाँ दिख रही हैं। जान माल का लगातार नुकसान हो रहा है। मोदी सरकार का सपना है कि चार धाम के लिए सड़कों को चौड़ा किया जाए, हाईवे को चौड़ा किया जाए। निश्चित ही जनता की सुविधा और सामरिक लिहाज से संवेदनशील इलाके को देखते हुए ये ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है कि जो ज़रूरी है उसे करते वक्त क्या हम हिमालय के पर्यावरण की संवेदनशीलता को ध्यान में रख रहे हैं? ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि इस मामले में बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती जा रही है। चार धाम परियोजना में जब ऐसे कई सवाल उठे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जिसे इस प्रोजेक्ट में पर्यावरण के पहलू का फिर से परीक्षण करने का काम दिया गया और ये सुनिश्चित करने को कहा गया कि पहाड़ की धारण क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी को देखते हुए और दुष्प्रभावों को कम से कम रखते हुए चार धाम परियोजना पर अमल करने के जो एक तरह से निर्देश हैं वो तैयार किए जाएं, सिफारिशें तैयार की जाएं। जहां पेड़ और पहाड़ कट चुके हैं वहां क्षतिपूर्ति का रास्ता बताया जाए। व्यापक जांच पड़ताल के बाद सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी कई मुद्दों पर एक राय पर पहुंची, जैसे चार धाम परियोजना में भारी पहाड़ी कटान से नए भूस्खलन क्षेत्र सक्रिय हो गए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और कैलाश मानसरोवर जाने वाले हाईवे पर कुल 174 स्थानों पर किए गए पहाड़ों में कटान से 102 जगहों पर भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील जो वो जगह हो गई हैं, लैंडस्लाइड जोन नए सिरे से वहां पर एक्टिवेट हो गए हैं। रिपोर्ट में ये बात भी मानी गई है कि परियोजना में पर्यावरणीय पहलुओं का ध्यान लगभग नगण्य रखा गया, नेग्लिजिबल रखा गया और आपदा के पहलू से ये हाई रिस्क अप्रोच है, इसमें बहुत खतरा है। परियोजना के दौरान जल स्रोतों और वन्य जीव प्रबंधन का अभाव रहा, यानी जल स्रोत कैसे बचे रहेंगे, उनको आगे कैसे उनका रास्ता बनाया जाए, इस पर कोई ध्यान नहीं रहा। वन्य जीवों के लिए क्या किया जाए, इस पर भी कुछ खास ध्यान नहीं रहा। हड़बड़ी में पहाड़ों में सड़क निर्माण के लिए प्रचलित वैज्ञानिक स्वरूप कट एंड फिल यानी काटो और भरो के बजाय एक तरफा पहाड़ी कटान का तरीका अपनाकर इसे कट एंड डंप का रूप दिया गया, यानी काटो और कहीं भी लाद दो, कहीं भी डाल दो। इसमें पहाड़ी कटान के मलबे को या तो अवैध तौर पर जंगलों में डाल दिया जा रहा है या फिर घाटियों में उड़ेलकर भारी मलबे के डंप खड़े किए जा रहे हैं जो बरसात में और भयानक साबित हो रहे हैं। ऊपर से पानी आ रहा है और वो नीचे फिर नदियों में बह जा रहे हैं। यही नहीं, चार धाम हाईवे नाम से परियोजना को लागू कर इसे सांस्कृतिक और धार्मिक सेवा के रूप में दर्शाया गया, लेकिन तीर्थयात्रियों, साधुओं, स्थानीय लोगों के हितों और सुविधाओं का कोई खास ख्याल नहीं रखा गया। इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहती है कि भविष्य में इस पर टोल टैक्स वसूला जाएगा, लेकिन हाई पावर्ड कमेटी का कहना है कि परियोजना से पहले ही राज्य के पर्यावरणीय संसाधनों का भयानक दोहन हो चुका है। इसके बाद टोल टैक्स लादना न्याय संगत नहीं होगा। अब आते हैं इस हाई पावर्ड कमेटी के विवाद पर। क्या विवाद इसके बीच में हुआ है? किस वैज्ञानिक सलाह को बहुमत के नाम पर दरकिनार करने की कोशिश हुई है? यह विवाद सड़क की चौड़ाई को लेकर है, जिसमें एक पक्ष जो दुर्भाग्य से बहुमत में है उसका कहना है कि सड़क 12 मीटर चौड़ी ही होनी चाहिए,
साल 2012 में सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर 2 लेन के इस नेशनल हाईवे की चौड़ाई का मानक 12 मीटर कर दिया। यानी पूरा नेशनल हाईवे जो चारधाम का है वो 12 मीटर का होगा। 12 मीटर बहुत ज्यादा होता है, आप नाप कर देखिए। इसे डबल लेन विद पेव्ड शोल्डर कहा जाता है। इसके पीछे मंशा थी कि इसे टोल टैक्स के दायरे में लाया जा सके। पहाड़ में सड़क जितनी चौड़ी कटेगी, पर्यावरण का नुकसान उतना ज्यादा होगा, उतने ज्यादा जंगल कटेंगे, पहाड़ी का कटान होगा, मिट्टी का क्षरण होगा, भूस्खलन क्षेत्र बनेंगे, नए डंपिंग जोन बढ़ेंगे, ध्वनि और वायु प्रदूषण जो होगा वो होगा ही। कमेटी के कुछ सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सड़क की चौड़ाई को 7 से 8 मीटर ही रखा जाए तो भी ये स्थानीय जरूरतों, सेना के वाहनों की आवाजाही और यात्रा मार्ग के लिहाज से बिल्कुल ठीक रहेगी। 2 गाड़ियां आ जा सकती हैं बहुत आराम से इस सड़क पर। जहां जरूरत है वहां सड़क को बेहतर करने के लिए पहले से ही पर्याप्त चौड़ाई उपलब्ध है। इसलिए सिर्फ पानी की निकासी जो पर्वतीय इलाकों में आता है ऊपर से, ढांचागत मजबूती सड़क की ताकि वो रोज ना टूटे, इस सब को ही हम ध्यान रखें और काफी कम लागत में बेहतरीन आपदा रोधी सड़क में बदलें। ये एक सुझाव दिया गया और ऐसा करने से 80 से 90% नुकसान जो पर्यावरण को हुआ उससे बचा जा सकता है। यानी जिद छोड़ दें कि 7-8 मीटर की सड़क को हमने 12 मीटर सब जगह करना है। इसलिए चारधाम हाईवे के जितने हिस्से पर अभी निर्माण बाकी है वहां सड़क की चौड़ाई 7 से 8 मीटर ही रखी जाए। यह भी दलील दी गई कि स्विट्जरलैंड और आल्प्स की पहाड़ियों में भी 7 से 8 मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़कें नहीं हैं। तो फिर भारत में हिमालय जैसे संवेदनशील पहाड़ में 12 मीटर चौड़ी सड़क बनाने पर सरकार क्यों आमादा है? हाई पावर्ड कमेटी के अधिकांश सदस्यों ने ये कहकर हाईवे की चौड़ाई 12 मीटर ही रखने का समर्थन किया कि इसे तय करने का अधिकार उनके पास नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें कही थी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे पास अधिकार नहीं है, हम चौड़ाई के मानक को नहीं छेड़ सकते, उसे न छेड़ा जाए और सिर्फ दुष्प्रभाव कम करने के उपाय किए जाएं, यानी जो नुकसान हो रहा है वो कम कैसे हो। लेकिन कमेटी के अल्पसंख्यक सदस्य, जिनमें खुद कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और जाने माने वैज्ञानिक भी हैं, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो इस राय के हैं कि चौड़ाई के बुनियादी मुद्दे से कमेटी मुंह नहीं मोड़ सकती। इसी दौरान सड़क मंत्रालय द्वारा मार्च 2018 में एक सर्कुलर जो जारी किया गया था वो कमेटी के संज्ञान में लाया गया। इसके मुताबिक 12 मीटर चौड़ी सड़क पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी और पहाड़ों में 8000 पैसेंजर कार यूनिट तक के ट्रैफिक के लिए 7 से 8 मीटर चौड़ी सड़क काफी है। इसी की सिफारिश की जाती है, 2018 का सर्कुलर है। चारधाम रूट पर सालाना ट्रैफिक डीपीआर बताती है कि वहां अधिकतम 2000 से 3000 पैसेंजर कार यूनिट ही ट्रैफिक होता है। तो 2018 के सर्कुलर ने 2012 के सर्कुलर को पहाड़ों के लिए संशोधित कर दिया। लेकिन ये बात चारधाम परियोजना के अधिकारियों ने न तो कोर्ट में बताई, न हाई पावर्ड कमेटी के संज्ञान में पहले लाई गई। लेकिन हाई पावर्ड कमेटी में कई लोग थे, उनके निगाह में ये बात आई और जब कमेटी ने मंत्रालय से जवाब मांगा तो कहा गया कि चारधाम परियोजना पर काम इस सर्कुलर से पहले शुरू हो गया था, इसलिए इसके प्रावधान चारधाम हाईवे पर लागू नहीं होंगे। जबकि 2018 में पता लग गया है कि 12 मीटर नहीं बनानी है, लेकिन हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये तो इससे पहले शुरू हो गई। ये क्या बात हुई? और ये हैरान करती है बात, जब काम अभी चल ही रहा है तो संशोधन पहाड़ के पर्यावरण के हित में बात कर रहा है तो उसे लागू करने में दिक्कत क्या है? इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ तीनों मेहमान साथ हैं। सबसे पहले मल्लिका, आपके साथ, आप इस पूरे रूट पर गई हैं, आपने देखा है सब कुछ, ये क्या हो रहा है? मतलब चौड़ा करने के नाम पर इस वक्त किस तरह से स्थितियां बदल गई है? बरसात के दिन है, हालांकि कोरोना का दुष्प्रभाव है, लेकिन अगर लोग जाएं तो उन्हें आजकल में पता लग जाएगा कि इस चौड़ीकरण की जिद का क्या हो रहा है। आप इस इलाके में काफी घूमी हैं, इस जिद का हमें क्या खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और आगे क्या भुगतना पड़ेगा? ये जो जिद है, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है विनाश काले विपरीत बुद्धि का। जो अगर हम एग्जाम्पल उदाहरण देना चाहें तो ये प्रोजेक्ट उसका परफेक्ट उदाहरण रहेगा। सुशील जी, आज के समय पर जो कोई भी, अगर आप आज के समय पर आप सुबह से लेकर शाम तक हमारे फोनों पर हमेशा यही खबरें आती हैं कि फलानी जगह भूस्खलन हो गया, फलानी जगह भूधसाव हो गया। ये जितनी भी पहाड़ियां हैं, हमें कोई भी, अगर आपको कोई 8वीं या 9वीं का बच्चा भी पढ़ा देगा कि हिमालय क्षेत्र जो है वो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं, मतलब ये जो क्षेत्र है ये अभी भी विकास हो रहा है, ये अभी भी बढ़ रहा है। इन यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स की इस तरीके से कटान करना, इस तरीके से पेड़ों का कटान करना, ये अपने आप में ही बिना किसी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के, बिना किसी मैनेजमेंट प्लान के, ये इतना क्रिमिनल ऑफेंस है। मैं इसमें, मेरे पास और शब्द नहीं है सिवाय इसको कहने की ये क्रिमिनल ऑफेंस है। नंबर दूसरी बात ये है कि आज के समय पर जितना इन लोगों ने, जो जिसे ये मग डंपिंग कहते हैं, मतलब पहाड़ों का कटान होता है और
पहाड़ों से जितनी भी आपकी सॉइल निकलती है उसको ये नदी में डालते हैं। और ये जो सॉइल है ये रिच सॉइल है, मतलब इसी पे ही पेड़ उगता है, इसी पे ही घास उगती है और इसी से ही पहाड़ बनता है। आज पहाड़ अगर आज आज आपने जैसे बताया ये जो डबल लेन प्लस पेव शोल्डर और इंटरमीडिएट रोड विड्थ का मसौदा छिड़ा हुआ है हाई पावर्ड कमेटी में, डबल लेन प्लस पेव शोल्डर बनाने के लिए जो इनको लैंड अक्वायर करना पड़ता है, अगर 12 मीटर की सड़क है तो 24 मीटर तक का आरओडब्ल्यू उसकी आवश्यकता मानते हैं। अगर आप मानेंगे कि हिमालय क्षेत्र में जहां ये लोग पहाड़ों का कटान कर रहे हैं, 24 मीटर कटान की जगह कई कई जगह पर 40 मीटर तक आरडब्ल्यू पहुंच गया है, क्योंकि पहाड़ अपने आप ही दरकता रहता है। ये पोपले पहाड़ हैं, ये अपने आप ही दरकते रहते हैं और उसके पीछे पीछे अनगिनत पेड़ भी दरकते रहते हैं। तो जो और ही संवेदनशील क्षेत्र है उसको आप और ही ज्यादा कमजोर बनाते जा रहे हैं। वहां पे तो संरक्षण की आवश्यकता थी। और अभी जैसे आपने ये मॉर्थ सर्कुलर का बताया, ये अपने आप में इतना हैरानियत वाली बात है कि खुद मॉर्थ अपनी गाइडलाइन में कह रहा है कि वहां पे डबल लेन प्लस पेव शोल्डर फीजिबल नहीं है। तो फिर क्यों डबल लेन प्लस पेव शोल्डर बनाए जा रहे हैं जब आपको खुद पता है कि वहां पे फीजिबल नहीं है? क्यों भरपाई करेगा उसकी? और ये सारा क्षेत्र जो है सुशील जी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि ये हमारी खाद्य सुरक्षा और जल सुरक्षा से सीधा साधा संबंध रखता है। यहाँ से जितना भी जल स्रोत आता है ये नीचे तराई भाबर क्षेत्र को सींचता है। अगर हम इन क्षेत्रों में अपना पानी का कटान कर देंगे और हमारी खाद्य सुरक्षा और जल सुरक्षा एकदम खत्म हो जाएगी। आज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात हो रही है, पर्यावरण मंत्रालय है अपने आप को क्लाइमेट चेंज स्पेसिफिक कहता है, MOEF एंड CC का टैग तो लगा दिया है ना, इन्होंने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में क्लाइमेट चेंज को मुद्दे पे रखा है। और इतनी चौड़ी सड़कें बनाएंगे, क्या कोई रॉकेट साइंस है कि अगर आप 12 मीटर की इतनी चौड़ी सड़कों पे बनाएंगे तो वो काली जो भाप होएगी उसकी काली सड़क की, वो भाप बनकर जो उसका उसका जो इवेपोरेशन होगा वो आसपास कितना क्लाइमेट चेंज कॉज करेगा, वो भी इन क्षेत्रों में जहाँ पे ग्लेशियर्स इतनी ज्यादा स्पीड से मेल्ट कर रहे हैं। इन सब चीजों का कोई आंकलन नहीं है। तो नुकसान जो है ये केदारनाथ आपदा के बाद ये समझने की बात है कि कोई भी आइसोलेटेड प्रोजेक्ट नहीं है। हम केवल सिर्फ चार धाम प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चार धाम जहां पर हो रहा है वहां पे बांधों का निर्माण भी हो रहा है, वहां पे पर्यटन की भी धूमधाम हो रही है, वहां पर गुप्ता बंधुओं की शादियों का भी हो रहा है, वहां पर सब तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो जी ये क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट है उन क्षेत्रों का। तो ये जी बात जो है ये समझने की है, इसलिए बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गए अब ये क्षेत्र इसके जी। कारण। एसपी सती, आप इस पूरे इलाके में रहे हुए हैं और तमाम आपने सड़क निर्माण होते हुए भी देखा और इस इलाके की भूगोल से भी और भूगर्भीय गतिविधियों से भी आप वाकिफ हैं। सड़क 7-8 मीटर क्यों बने, 12 मीटर क्यों ना बने? देखिए सुशील जी, किसी भी ये बात सच है कि इस इलाके, ये दुरूही इलाका है, यहाँ बहुत अच्छी सड़कें चाहिए। बहुत अच्छी सड़कों का मतलब हमेशा बहुत चौड़ी सड़कें नहीं होता है। जैसे आपने बताया है कि यहाँ जो प्रोजेक्शन है वो प्रतिदिन, अगर मैं मान लूं कि पूरे रोडों पे 25 से 30,000 गाड़ियां भी अगर प्रतिदिन चलें, पहली बात, अगर इतनी गाड़ियां आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं अगले 25-30 सालों में कि बहुत सारी गाड़ियां आएंगी, तो आप 5,000 गाड़ियां तो कहीं पर खड़ी करेंगे। तो आपके किसी भी टाउनशिप में पूरे उत्तराखंड में जहां ये रोडें जा रही हैं, कोई ऐसी जगह है जहां पर आप कुछ भी करके 5,000 गाड़ियां एक टाइम पे खड़ी कर सकते हैं? ज्यादा चौड़ी रोड का मतलब होता है ज्यादा ट्रैफिक। एक बात तो ये है। दूसरी बात, हिमालय की संवेदनशीलता का, जैसे राइट ऑफ वे की बात जैसे मल्लिका भनोट ने कही, 12 मीटर अगर चौड़ी सड़क आप बनाते हैं तो 24 मीटर आपको कटान करना पड़ेगा। ये रूल है, मतलब उस पहाड़ को तिर्यक खोदना पड़ेगा। यहाँ के पहाड़ कितने भंगुर हैं, बड़ी मुश्किल से हजारों सालों में तो सॉइल की थोड़ी मोटी परत यहाँ बनती है। उसके अलावा जो चट्टाने लगातार भूकंपों के साथ जो दरक रखी हैं, हिमालय युवा हैं अभी बढ़ रहे हैं, उनमें लगातार भूकंप आते रहते, दरारें हैं। इस तरह की छेड़छाड़ से जिस तरह के लैंडस्लाइड जितनी बड़ी संख्या में और जितने बड़े आकार में पैदा होंगे, अभी तक हमारे पास कोई भी एक पुख्ता एग्जाम्पल नहीं है कि जो पहले की रोडों में जो लैंडस्लाइड है उनको हमने रेस्टोर कर दिया हो, रोक दिया हो, चाहे कितना ही खर्चा हो गया हो। हम ये कहना चाहते हैं कि इतने, इस आपने ही बताया 102 लैंडस्लाइड हो गए हैं, इतने ही और होने की कगार पे हैं। आप उसका आकार का अभी तक आकलन नहीं कर सकते कि 5 साल बाद कितना बड़ा आकार का होगा। उसकी वजह से पहाड़ के ऊपर जो जल स्रोत हैं, पहाड़ के ऊपर जो बसासतें बसी हुई हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वो नीचे आएंगे। रोज हादसे हो रहे हैं। परसों ही 3 लोग मर गए। एक हफ्ता पहले
नरेंद्र नगर के पास आगरा खाल में ऊपर से पहाड़ी गिरी, इसी रोड की वजह से, रोड वाइडनिंग की वजह से। मैं कहता हूं जितनी बस्तियां नीचे आने वाली हैं, जितने स्रोत खत्म होने वाले हैं, इसकी अकाउंटेबिलिटी जो रोड की क्लियरेंस दे रहे हैं, क्या ये बताएंगे कि अगले हमारे किसी भी मेजर से, मतलब किसी भी इंजीनियरिंग मेजर से अगले 5 साल में जो बड़ा लैंडस्लाइड आएगा हम उसको रेस्टोर कर देंगे, उसको स्टेबल कर देंगे। अगर कोई इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि बस्तियों को नुकसान नहीं होगा, इस बड़ी बहुत कम नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत साइजेबल नुकसान की बात मैं कर रहा हूं, टेरेन को, भू और एनवायरमेंट को और बस्तियों को। ये अगर ये नुकसान को कोई रोकने का कोई इंजीनियरिंग मेजर, कोई भी मेजर अगर किसी के पास है तो वो एक्सपर्ट है। अदरवाइज इतने बड़े पैमाने पर छेड़खानी करना यहाँ के पर्यावरण के लिए, यहाँ की बस्तियों के, यहाँ के लोगों के लिए, लोगों की आस्था के लिए, जब आप करें बद्रीनाथ केदारनाथ, उन पर भी सीधे सीधे चोट है। यहाँ के पर्यावरण में मैं भूविज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मैं जानता हूँ ये रोड सर्वत त्राई मचाएंगी, अगले 10 साल तक बहुत बड़े पैमाने पर त्रासदी लाएंगी, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान लाएंगी। पहाड़ को काटकर सड़क बनाने की बात होती है, लेकिन रोड का स्टेबलाइजेशन, यानी रोड को कैसे आप स्थिर बनाएंगे, उसको आप लंबा टिकाऊ कैसे बनाएंगे, इस पर कम ध्यान दिया जा रहा है। और इसकी वजह ये है कि इसका नतीजा ये है कि हम इस तरह की, जैसे आप तस्वीरें देख रहे हैं, उस तरह की तस्वीरें हर रोज़ अब देख रहे हैं। हर रोज़ टीवी में ये तस्वीरें दिखती हैं, लेकिन इन पर बातें कम होती हैं। हृदय, आप पूरे चारधाम हाईवे पर गए, आप और मैं एक साथ भी गए। कुछ जगह ऐसी हैं जो पिछले 50 साल से वैसी ही हैं जैसी आज है, यानी वहाँ दरक रहा है, पहाड़ दरक ही रहा है, और वो एक टाइम पर डीस्टेबलाइज हो गए, एक टाइम पर एक तरह से मतलब गड़बड़ हो गए, यानी कि उसकी स्थिरता गड़बड़ हो गई, तो वो अभी तक वैसे ही नासूर बने हुए हैं। पहाड़ में और भी कई जगह हाईवे पर इस तरह की आपने देखी होंगी, अब जो नए लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हो रहे हैं। ये देखिए सुशील, मैं कनेक्शन की कमी की वजह से आपका पूरा सवाल नहीं सुन पाया, लेकिन मैं जानता हूं कि आप जो है जिस विषय पर आखिरी शब्दों में जो आप बात आपने पूछी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आपने और हमने दोनों ने केदारनाथ ट्रेजेडी 2013 की कवर की थी। तो उस केदारनाथ ट्रेजेडी में जब सारी सड़कें ध्वस्त हो गई थी, तो हम एक सड़क का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, वो थे मंडल वाली सड़क। और मंडल वाली सड़क उतनी तबाही के बावजूद बहुत पुख्ता तरीके से खड़ी रही, क्योंकि वो कच्ची सड़क थी, जंगल के बीच की सड़क थी, और वो पर्यावरणीय रूप से संरक्षित इलाका है, कंजर्व फॉरेस्ट है। लेकिन जब मल्लिका ने और एसपी सती साहब ने बातें कह दी है, तो मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। मैं दूसरे पक्ष की दलील को बताना चाहता हूं। दूसरा पक्ष जो है, जब मैंने अभी खुद एक स्टोरी लिखी थी, इस पर काफी लंबी स्टोरी लिखी थी, उनका यह कहना है कि वो मिटिगेशन को जोर देना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि अगर पेड़ कटे तो पेड़ लगे, और अगर सड़क कटे तो सड़क इस तरह से बनाई जाए कि उसका नुकसान कम से कम हो। लेकिन हमें अगर पिछले इसके रिकॉर्ड में जाना पड़ेगा, तो मल्लिका ने एक बात ब्रेक से पहले बताई थी, ना केवल EIA का, यानी जो पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ी हैं, बल्कि सड़क बनाते वक्त सारी की सारी मकडंपिंग नदी में हुई है, यानी अपनी जैव विविधता को भी खत्म किया है, नदी को भी खत्म किया है, और लोगों के घरों को भी खत्म किया है। तो जो काम करने वाले लोग हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड दो वजहों पर जो है खरा नहीं उतरता। पहला तो ये, वो सड़क बनाते समय सही तरीके से सड़क नहीं बना रहे हैं, तो मिटिगेशन की बात का भरोसा सरकार को दिलाना पड़ेगा। दूसरा ये कि जो जिस तरह से ये छुपाया गया, सर्कुलर छुपाया गया 2018 का, उसको लेकर रवि चोपड़ा जो अध्यक्ष हैं कमेटी के, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, रवि चोपड़ा ने जो अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ये सर्कुलर अगर दिखाया गया होता तो हमें ज्यादा जो है सुशील तरीके से कमेटी सोच सकती थी। तो उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में आखिरी बात डाल दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट शायद इस बात को महसूस करे। और रवि चोपड़ा ने एक अलग से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भेजी है। बहुसंख्यक जो टीम थी, उन्होंने उस रिपोर्ट को नहीं जाने दिया, लेकिन उन्होंने एक अलग से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी, और सुप्रीम कोर्ट के उस संज्ञान में आएगी। और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हिमालय को बचाना सिर्फ हिमालय के लोगों की जिम्मेदारी नहीं, पूरे देश के लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरे देश का है, और पूरे देश की जो एक तरह से पूरा देश उस पर टिका हुआ है, वहाँ से निकलने वाली नदियों पर, वहाँ से निकलने वाली मृदा पर, सब टिका हुआ है। तो इस बड़े मुद्दे पर बहस अभी लगातार बनी रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के उन तमाम महकमों को सद्बुद्धि आए जो इस तरह के मामलों से दो चार होते हैं, इन पर फैसले लेते हैं।